संयुक्त राज्य अमेरिका में संघ व्यवस्था या संघीय व्यवस्था के तत्वों की विवेचना कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय व्यवस्था के तत्वों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ फेडरल सिस्टम इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। Discuss the elements of federal system in the United States of America। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है और इस प्रश्न को समझना जानना आप सबके लिए जरूरी है और यह प्रश्न इस वर्ष की परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और आवश्यक होगा। इसलिए इस प्रश्न को आप बहुत अच्छे ढंग से तैयार कर लीजिए। मैं पुनः एक बात दोहरा दूं, इसको समझते चलिए। पीडीएफ आपके पास सही है। किसी भी संघीय व्यवस्था का मूल आधार होता है और मैंने उस कक्षा में कुछ प्रारंभिक पंक्तियां लिख लीजिए जो 1-10 वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रारंभ किसी प्रश्न का कैसे करें ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। मैंने 10-40 वाली क्लास में लिखाया था और वो बच्चे भी लिख लें, समझ लें, एक बार उनके लिए दोहराना हो जाएगा। आप लिखिए कुछ वाक्य, प्रारंभ कैसे करें बेटा, यह बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक होता है बहुत अच्छे अंकों को प्राप्त करने के लिए। और दूसरा, जो बच्चे हाईएस्ट फिगर का मुझे भेजते हैं ना, वो जरूर भेज देंगे जब फिगर हाईएस्ट होगा, तब संभवतः 85-85 फिगर हाईएस्ट था, तो आप लोग भेज दीजिएगा। लिखिए, कुछ लिखिए, बाद में मैं केवल समझा दूंगा, बाकी आपके पास पॉइंट सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रशासनिक दृष्टि से संघीय राज्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका, थोड़ा सा समय दे दीजिए, 1 मिनट। संयुक्त राज्य अमेरिका संघीय दृष्टि से नहीं, आप ऐसा लिखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका प्रशासनिक दृष्टि से संघीय राज्य है। मैं अभी समझाता हूं। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रशासनिक दृष्टि से संघीय राज्य है। ऐसा इसलिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में शक्तियों का विभाजन पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका प्रशासनिक दृष्टि से संघीय राज्य है, ऐसा इसलिए कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में शक्तियों का विभाजन पाया जाता है। The United States of America is a federal state
The United States of America is a federal state from an administrative point of view. From an administrative point of view. This is because the division of powers. This is because the division of power. This is because the division of powers is found in the Constitution of the United States of America. संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्र और संप्रभु इकाइयों ने पारस्परिक सहमति और समझौते से किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्र और संप्रभु इकाइयों ने पारस्परिक सहमति और समझौते से किया है। प्रारंभ की पंक्तियां जरूर आप लोग लिख लें। अब हिंदी वालों का हो गया होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका के स्वतंत्र और संप्रभु इकाइयों ने पारस्परिक सहमति और समझौते से किया है। लिख लीजिए, तब हम आप सबको समझा देते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका has been created by mutual consent and agreement by the independent and sovereign units of the United States of America, तो यहां हम लोग समझते हैं कि एक आदर्श संघ, पहले तो समझ लेना है बेटा ये कि संघ एक प्रशासनिक व्यवस्था है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। प्रशासन कैसे चलेगा, इसका दो स्वरूप है। एक स्वरूप संघात्मक है और एक स्वरूप एकात्मक है। एक स्वरूप संघात्मक है और दूसरा स्वरूप एकात्मक है, यूनिटरी गवर्नमेंट है। एकात्मक सरकार और संघात्मक सरकार, दो सरकारों की परिकल्पना एकात्मक और संघात्मक, एकात्मक शासन और संघात्मक शासन। विश्व में शासन की व्यवस्थाएं दो प्रकार की हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट है और फेडरल गवर्नमेंट है। तो हम लोग जिस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को पढ़ रहे हैं वह एक संघात्मक राज्य है, वह एक फेडरल गवर्नमेंट है। और बेटा फेडरल गवर्नमेंट का सिर्फ एक सूत्र होता है कि फेडरल गवर्नमेंट, बड़े ध्यान से सुनिएगा, जहां इकाइयां मिलकर के संघ का निर्माण करती हैं,
ऐसे को हम संघ कहते हैं। मैं 1040 की क्लास में पढ़ा रहा था, तो मेरे पोडियम पर चाक पड़े हुए थे, कई चाक मैंने एकत्रित कर दिए, तो वो चाकों का एक संघ बन गया। कई चाक छोटे छोटे थे। जैसे छात्र संघ है, मैं आपको बता चुका हूं जब अमेरिका के का साइलेंट फीचर बता रहा था, अमेरिकी संविधान की मुख्य विशेषता बता रहा था कि एक एक छात्र मिलता है तो वो क्या हो जाता है, छात्र संघ बन जाता है। उसी तरह कोई भी 50 अमेरिका की इकाई मिल जाती हैं तो एक नहीं, जब अनेक होते हैं तो वो संघ बन जाते हैं। जब अनेक लोग एक साथ हो जाते हैं तो यूनियन या फेडरल, वही संघ बन जाते हैं। तो संघ का निर्माण इकाइयों के मिलने से बनता है। और अमेरिका संघ का निर्माण जब हो रहा था 1779 में, तो अमेरिका के स्वतंत्र और संप्रभु राज्यों ने आपस में समझौता करके अमेरिका को बनाया। वो सभी स्वतंत्र थे, अलग अलग राज्य थे, और उन्होंने आपस में सहमति की, आपस में समझौता किया, और एक बड़ी और सबसे जरूरी चीज क्या है, अपनी अपनी संप्रभुता को उन्होंने आपस में मिला करके एक बड़ी संप्रभुता बना दी। और आपस में मिलाने का अर्थ यहाँ है, बहुत ध्यान से सुनिएगा प्रिय विद्यार्थियों, बच्चों, वह आपस में मिलाना क्या था कि सभी ने, जो सभी तो स्वतंत्र थे ना, जैसे भारत स्वतंत्र है उसी तरह वहां के सारे राज्य स्वतंत्र थे, अलग अलग इनकी संप्रभुता थी, और सारे स्वतंत्र राज्यों ने अपनी संप्रभुता एक जगह मिला दी, अपनी संप्रभुता का त्याग कर दिया और एक बड़ी संप्रभुता बनाई जिसका नाम था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वो सब संयुक्त हो गए और संयुक्त होकर एक हो गए। उनकी अलग अलग संप्रभुता थी, अब वो अलग अलग संप्रभुता ज्वाइंट होके और बड़ी संप्रभुता होती है, और उन्होंने मिल करके अमेरिकी संघ का निर्माण कर दिया। उन्होंने निश्चय किया कि हम एक अमेरिका का संघ बना देते हैं, हम एक अमेरिका का संघ बना लेते हैं। 5 स्वतंत्र, वो उस समय 13 थी, अब 50 हैं, वो सारी संप्रभु इकाइयां एक हो जाती हैं और अमेरिका का संघ का निर्माण होता है। तो बेटा, संघ उसे कहते हैं जिसका निर्माण इकाइयां मिलके करती हैं। इकाइयां आपस में, उसमें संघ नहीं समझौता करता है, इकाइयां आपस में समझौता करके एक संघ का निर्माण करती हैं। इकाइयां आपस में सहमति से समझौता करके और संघ, और हमेशा जब भी सभी लोग मिलेंगे, सहमति और समझौता होगा, तो इकाइयां जब पारस्परिक मिलन करती हैं, समझौता करती हैं, एग्रीमेंट करती हैं, तो संघ की हमने जो बताया, जिस स्टाइल में पढ़ाया, लेकिन उसके मुख्य चरित्र को आप सबको समझना है। समझना क्या है, इस तरह एक एक पॉइंट बिखरेगा नहीं। अंग्रेजी में भी मैंने उसको बहुत बढ़िया से भेजा है और हिंदी वाला बहुत बढ़िया से भेजा है, ताकि आप समझ सकें। तो प्रारंभ मैंने करा दिया है, 2-3 वाक्य प्रारंभ कराने के बाद हम सब स्पष्ट कर देंगे आपको। 2-3 वाक्य और ले लीजिए, लिख लीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का आदर्श संघ है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का, संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का आदर्श संघ है। विश्व का आदर्श संघ है। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का आदर्श संघ है। वेरी गुड। तो संयुक्त राज्य अमेरिका संघ का, अमेरिका विश्व का आदर्श संघ है। क्यों है, अंग्रेजी वाले लिख लें, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका
is the ideal federation of the world, is the ideal federation of the world। यह विश्व का आदर्श संघ है। क्यों है? क्योंकि यहाँ की इकाइयों, एक आदर्श संघ वही है जहां इकाइयां मिलकर संघ का निर्माण करें। भाई संघ ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए, मैं उदाहरण देता हूं, कई जैसे काऊ है, गायें हैं, बिखरी हुई है, लेकिन एक जगह जब एक फील्ड में, एक खेत में गायों को एक बाड़े में एकत्रित कर दिया जाता है तो वो गायों का समूह, गायों का झुंड या गायों का संघ बन जाता है। तो वो कैसे बनी? एक एक गाय मिली तो गायों का झुंड बना, समूह बना। एक एक विद्यार्थी बना तो छात्र संघ बना। एक एक किसान मिला तो किसान संघ बना। तो संघ हमेशा इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन से बनता है। जहां जहां पर इकाइयां मिलती हैं, एक एक व्यक्ति मिलता है, तब संघ बनता है। और अमेरिका के की 50 इकाइयों ने मिलकर अमेरिकी संघ का निर्माण किया। अब आगे हम बढ़ते हैं और इसका हम लोग तर्क देंगे कि क्यों अमेरिका आदर्श संघ है। संघ इसलिए है कि अमेरिकी संघ का निर्माण इकाइयों ने किया है। अमेरिका आदर्श संघ इसलिए है, अमेरिका आदर्श संघ, अमेरिका आदर्श संघ इसलिए है, अमेरिका आदर्श संघ इसलिए है कि अमेरिकी संघ का निर्माण इकाइयों ने किया है। अमेरिकी संघ का निर्माण इकाइयों ने किया है। इतना आप लिख देते हैं तो आप बहुत अच्छे अंकों के अधिकारी बन जाते हैं। अब आगे लिख लीजिए और मैं आगे समझा देता हूं, पैरा चेंज करके आप लिखिए। अमेरिकी संघ की निम्नलिखित विशेषताएं और तत्व हैं। अमेरिकी संघ की निम्नलिखित विशेषताएं और तत्व हैं। अमेरिकी संघ की निम्नलिखित विशेषताएं और तत्व हैं। द अमेरिकन फेडरेशन, the American Federation has the American Federation has the following characteristics and elements। पहला, बहुत आसान करके संघ आपको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, आप सबको समर्पित कर रहा हूं कि संघ कैसे समझना है। अब पहली विशेषता लिख लीजिए, रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान। संघ की पहली विशेषता है लिखित संविधान। सब मैंने जो 10 वाली 40 वाली क्लास पढ़ाई है, सब बातें वही हैं, लेकिन और आसान करके बता रहा हूं ताकि आपको कभी न भूले और आप परीक्षा भवन में जाएं तो एक शानदार प्रश्न का उत्तर लिख करके आए। ये सारा प्रारंभ आपको बता दिया है, रिकॉर्डिंग भी रहेगी, इस रिकॉर्डिंग को सुनते रहेंगे। अब बताइए, अमेरिका के 50 राज्यों ने पारस्परिक सहमति की और समझौता किया।
अब समझौता कैसा होता है? समझौता दो तरह का होता है, एक लिखित होगा और दूसरा क्या होगा? एक का स्वरूप लिखित होगा, रिटेन होगा, और दूसरा क्या होगा? अनरिटेन होगा, ओरल होगा, मौखिक होगा। बहुत सही उत्तर बच्चों ने दिया है। वो क्यों रिटेन होगा? क्योंकि कल अगर कोई, क्योंकि प्रशासनिक दृष्टि से संघ शक्ति का विभाजन है, पहले ही मैंने बता दिया है, और शक्ति विभाजन संघ में और इकाइयों में होगा। संघ और इकाइयों में जब होगा शक्ति विभाजन, तो संघ कहेगा ये जो ऋतिक कुमार हैं वो लगता है बाहर के हैं, लिखित या मौखिक नहीं, समझौता सदैव अगर दीर्घकालिक होगा, लॉन्ग टाइम के लिए होगा और उसकी वैलिडिटी होगी, मान्यता होगी, तो वो सदैव लिखित होता है, कभी मौखिक नहीं होता है। मौखिक समझौते से कोई भी मुकर जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट सदैव, भारत में भी जो कॉन्ट्रैक्ट का एक्ट है 1884, उसमें भी कहा गया है में होगा। जो भी लीगल उसका प्रोसीजर होता है, वैधानिकता होती है लिखित होने का। खैर हम लोग लॉ नहीं पढ़ रहे हैं, मैं लॉ का विद्यार्थी रहा हूं, तो समझौता सदैव रिटेन होता है। अगर रिटेन नहीं होगा तो कल कोई कहेगा कि समझौता रिटेन रहेगा तो अपने अपने दावे करने रहे, नहीं 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 समझौता ये था, नहीं नहीं समझौता ये था। तब ऐसी स्थिति में निर्धारण कैसे होगा कि वो कैसा था? अगर लिखित होगा तो तुरंत हम उस संविधान को, लिखित चीज को पढ़ लेंगे कि भैया समझौता तो 1789 फिलाडेल्फिया में ये हुआ था, आप जबरदस्ती दूसरी बात कर रहे हैं। तो जो भी प्रशासनिक समझौते होते हैं वो सदैव लिखित होते हैं, सत्ता के समझौते सदैव लिखित होते हैं। तो संघ की पहली विशेषता है कि वहां का संविधान लिखित होता है। बिल्कुल बहुत बढ़िया लिखा कि मोहित ने कि संघ और इकाइयों के विवाद के समाधान के लिए लिखित समझौता होता है। समझौता लिखित इसलिए, गांव में भी जो पंचायत होती है तो 5 पंच मिल करके समझौते को लिखित, तभी उसकी वैलिडिटी होती है, तभी उसकी वैधता होती है। तो जब यह समझौते का परिणाम है, पारस्परिक इकाइयों के बीच समझौते का परिणाम है, इसलिए संघ का संविधान सदैव रिटेन फॉर्म में होगा, लिखित स्वरूप में होता है। और एक आदर्श संघ का जो इकाइयों से मिलकर बनेगा, इकाइयां उसका निर्माण करेंगी, तो इकाइयां पारस्परिक संधि और समझौते करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, कंसेंट करेंगी, एग्रीमेंट करेंगी, सहमति और समझौता करेंगी, और सहमति और समझौते के बिंदु सदैव लिखित होते हैं। तो आप याद रखिए, जब भी परीक्षा भवन में हिंदी अंग्रेजी में आप जाएंगे, मैंने आपको रिटेन सब दे दिया है पीडीएफ, तो पहली शर्त क्या है ये सीख लेना है, उसको रट्टा भी नहीं लगाना है कि अमेरिका संविधान इकाइयों से मिलके बना है, और चूंकि इकाइयों में संघ जब बनता है तो शक्ति का विभाजन एक अनिवार्य शर्त होती है। क्योंकि आप देखिए समझौता कौन कर रहा है? आप पारस्परिक समझौता कर रही हैं इकाइयां, आपस में इकाइयां समझौता कर रही हैं और एक बृहत्तर संघ का निर्माण कर रही हैं। सारी इकाइयां पारस्परिक समझौता कर रही हैं। संजय सत्यम ने बिल्कुल अच्छा लिखा, वो सब पारस्परिक समझौते कर रही हैं इकाइयां, और इकाइयां पारस्परिक समझौते अपने अपने संप्रभुता का एबेंडन कर दे रही हैं, अपनी अपनी संप्रभुता का परित्याग कर दे रही हैं, और एक बड़ी संप्रभुता संयुक्त राज्य अमेरिका बना रही है। दो शक्तियां बन गई, एक संघ की शक्ति और एक इकाइयों की शक्ति। ठीक, तो सदैव संविधान लिखित होता है, क्योंकि जब भी विवाद होगा, मोहित ने लिखा है और लोगों ने भी बहुत अच्छी बात लिखी है कि जब भी विवाद होगा तो विवाद के उत्पन्न होने की अवस्था में
विवाद के उत्पन्न होने की अवस्था में यह संविधान ही लिखित स्वरूप ही पढ़ा जाएगा। इसलिए संघ का संविधान अनिवार्य रूप से लिखित होता है। पहली चीज आप यही लिखेंगे, संघ का संविधान अनिवार्य रूप से लिखित। अब आगे समझिए, बहुत महत्वपूर्ण चीज, यह कोई समझौता, बहुत अच्छी बात लिखी, सत्ता शेयरिंग है, ये अथॉरिटी की शेयरिंग है, पावर की शेयरिंग है। यदि केवल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करनी होती, कंसेंट और एग्रीमेंट नहीं करना होता, ये कोई गहना और आम के लिए और केले के लिए समझौता नहीं हो रहा है, ये सत्ता के लिए समझौता हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा। और यह सत्ता का समझौता कोई भी देश अपना संविधान एक दिन के लिए नहीं बनाता है। एक बच्चे ने लिखा ना कि लिखित और मौखिक, कोई भी संविधान एक दिन के लिए नहीं बनता है। आजीवन असंख्य वर्षों के लिए कोई देश, कोई राज्य अपना संविधान बनाता है। और जब संविधान राज्य अपना बनाता है तो कामना करता है, इस प्रकार की इमेजिंग करता है कि वो इन्फिनिटी बेज तक चलता रहे, वह अनंत काल तक संविधान चलता रहे, अनंत काल तक। एक दिन के लिए वो समझौता नहीं, अनंत काल के लिए समझौता है। और जब समझौता अनंत काल के लिए होता है तो संविधान का लिखित होना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए संविधान, संघ का संविधान अनिवार्य रूप से लिखित होता है। अगर इतनी वाक्य, इतने शब्द समझकर अपनी भाषा में भी लिखते हैं तो आपको एग्जामिनर अंक देने के लिए मजबूर हो जाएगा। ठीक, सभी बहुत अच्छा लिख रहे हैं। तो ये होता है संधि और समझौते, और समझौता सदैव लिखित होता है। इसलिए संघ का यह एक नैसर्गिक, एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि संघ का संविधान सदैव रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, रिटेन फॉर्म में होता है। और आपको मैं बता चुका हूं, रिटेन संविधान, लिखित संविधान उस संविधान को कहते हैं जिस संविधान का निर्माण एक संविधान निर्मात्री कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करती है। और फिलाडेल्फिया नगर में बैठकर अमेरिकी राज्य की 50 इकाइयों ने फिलाडेल्फिया नगर में फिलाडेल्फिया कन्वेंशन करके उस देश का संविधान लिखा। इसलिए यह संविधान लिखित है और संघ का संविधान अनिवार्य रूप से लिखित होता है। इस बात को आप समझ गए हैं। दूसरी चीज, जब दो शक्तियां होंगी तो दो सरकारें भी होंगी। तो संघ के संविधान में जहां भी संघात्मक राज्य है वहां पर दो सरकारों का अस्तित्व होता है। दो सरकारों का अस्तित्व होता है। संघ में दो सरकारों का अस्तित्व। कितनी सरकारें होती हैं? दो सरकारें। अभी मैं समझाता हूं। दो सरकारों का अस्तित्व, ये बात सबके समझ में आ रही है? संघ में सदैव दो सरकार होती है। अब आपके मन में, कल मैं आज ही 10:40 की क्लास में पढ़ा रहा था, तो ये बता रहा था कि विद्यार्थियों के मन में ये प्रश्न उठेगा कि अमेरिका की 50 इकाइयां और एक संघ, 51 सरकार है, तो क्यों सर कह रहे हैं कि दो सरकारों का अस्तित्व है? तो इसका सीधा सा उदाहरण मैंने दिया, आप सबको समझ में आ जाएगा। इकाइयां तो मिलकर के संघ बनाई है, तो इकाइयां एक हैं। जैसे हमारी यह क्लास चल रही है, हम लोग 100 लोग एकत्रित हैं, 102 लोग एकत्रित हैं। तो 102 लोगों की ये पॉलिटिकल साइंस की क्लास बीए फर्स्ट ईयर की है। हम अलग अलग उसे सत्यम और अलग अलग उसको हम नाम नहीं देंगे कि संतोष है, आदित्य है, अमन है, सत्यम है, ये हम अलग अलग नाम नहीं देंगे। बल्कि उसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कि ये बीए फर्स्ट ईयर की क्लास है।
तो इसी तरह वह क्लास पॉलिटिकल साइंस की बीए फर्स्ट ईयर की है। तो जब बीए फर्स्ट ईयर की क्लास है तो इकाइयों का जो नामकरण होगा, इकाइयों की जो संज्ञा होगी, इकाइयों की जो शक्ति होगी वो एक तरफ होगी, क्योंकि छोटा राज्य बड़ा राज्य सब बराबर की शक्तियां प्राप्त करेंगे और संघ की शक्ति अलग होगी। तो आप उत्तर से देखें, दक्षिण से देखें, इकाइयों ने संघ को बनाया है, तो संघ के सामने पैरेलल जो गवर्नमेंट है वो इकाइयों की, एक तरफ इकाइयों की सरकार है और एक तरफ किसकी सरकार है, फेडरेशन है, एक तरफ फेडरल गवर्नमेंट है। तो दो ही सरकार होती हैं, एक इकाइयों की होती है और एक संघ की होती है, क्योंकि सभी अपना नाता, हर इकाई इंडिविजुअल, हर इकाई स्वतंत्र रूप से अपने अधिकारों का प्रयोग करती है, लेकिन वो ज्वाइंट रूप से, यूनाइटेड रूप से वो इकाइयां कहलाती हैं। और उनके समानांतर तो सभी इकाइयां एक हैं, तो वो इकाइयों की सरकार है, बोलचाल में उसे राज्यों की सरकार कहेंगे, और दूसरी सरकार है संघ की सरकार है। तो ये एक, और संघ सदैव समझौते से, सहमति से, एक एग्रीमेंट से, एक कॉन्सेंट से, एक कॉन्ट्रैक्ट से और कोऑपरेशन से चलता है। कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन होता है, गुड कोऑर्डिनेशन, एक उचित समन्वय से, एक शानदार समन्वय से संघ का संचालन होता है। तो संघ में आवश्यक रूप से दो सरकारें होती हैं, एक इकाइयों की सरकार होती है और दूसरे फेडरल गवर्नमेंट होती है। तो संघ में एक साथ आप दो सरकारों का अस्तित्व देखेंगे। भारत से उसका उदाहरण देखें तो एक भारत की सरकार है, केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार है। तो भारत सरकार के समानांतर उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो जनसंख्या में प्रदेश का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा प्रांत है। दूसरी तरफ बिहार है, मध्य प्रदेश है। लेकिन संघ से सबका रिश्ता है और सब अपनी स्वतंत्र शक्तियों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि फेडरलिज्म कॉन्सेंट और एग्रीमेंट का परिणाम है, और वो एग्रीमेंट म्यूचुअल करके एक संघ का निर्माण करते हैं। लेकिन जब अथॉरिटी, पावर की शेयरिंग होती है, जब सत्ता का और शक्ति का विभाजन होता है, तो वो संघ और इकाइयों के मध्य होता है। और संघ और इकाइयों के मध्य जितना संघ को अधिकार है उतनी शक्तियों का प्रयोग संघ करेगा, और जितना अधिकार इकाइयों का है वो सारी इकाइयां अपने अपने राज्यों में अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करेंगे, उतनी ही शक्तियों का, जितनी शक्तियों का आधार, जितनी शक्तियों का अधिकार अमेरिका के संविधान ने दे रखा। इस क्लास को मैं, इसको 10 वाली 40 वाली क्लास में आज डिस्कस कर रहा था। और बेटा मैं आ जाऊंगा भारत में, तो हम भारत को विधिवत बताएंगे। भारत उस तरह का संघ नहीं है जिस तरह का संघ अमेरिका है। अमेरिका एक आइडियल फेडरलिज्म है और भारत आइडियल फेडरलिज्म नहीं है। आप समझ गए होंगे, आपको सब समझ में आता है, उस पर आएंगे तो हम वार्ता करेंगे। तो यह सहमति और समझौते का से वहां दो सरकारें दिखाई देती हैं, एक संघ की सरकार और एक इकाइयों की सरकार। वहां 50 इकाइयां हैं और एक संघ है, तो दो सरकारें दिखाई देती हैं। तीसरी, अगर हम जो भी उसका पॉइंट्स है आप पॉइंट बनाते जाएंगे। शक्ति का विभाजन, इसको हमने लिखाया भी और लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। जहां भी संघ होता है वहां दो सरकारें हैं, और दो सरकारें हैं, इकाइयों की सरकार है और संघ की सरकार है। संविधान इसीलिए लिखित है। और यह बात समझने की है, नेक्स्ट पॉइंट जो बनेगा वह है शक्ति का विभाजन।
शक्ति का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर या डिवीजन ऑफ पावर्स। जहां भी संघ है उसमें शक्ति का विभाजन हो, क्योंकि दो सरकारें समानांतर हो जाती हैं। दो सरकारें हैं तो दोनों की शक्ति अलग अलग होगी। ऐसा इसलिए व्यवहारिक रूप से आपने संत कवि तुलसी का नाम सुना होगा। उन्होंने एक लिखा है, पद लिखा है, अपना एक चौपाई लिखी है। उसमें लिखा है, प्रभुता पाहि काहि मद नाही, प्रभुत्व पाकर किसे मद या अहंकार नहीं हो जाता। शक्ति में स्वभाव ही होता है विस्तार करने का, शक्ति में स्वभाव होता है आर्डर देने का। शक्ति के स्वभाव, अगर शक्ति थोड़ी सी बढ़ जाए तो उसमें निरंकुशता दिखाई देती है। शक्ति का स्वभाव, इसीलिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे धुरंधर समाजवादी ने कहा था कि सत्ता, पान का पत्ता और रोटी हमेशा बदलते रहिए, नहीं तो वह जल जाएगी। एक बड़ा दार्शनिक हुआ है, राजनीति विज्ञान का फिलोसोफर, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, उसका नाम है गेलब्रेथ। गेलब्रेथ ने कहा है, एब्सोल्यूट पावर इज एब्सोल्यूट करप्ट। परम सत्ता परम भ्रष्ट होती है और कंटिन्यूटी ऑफ अथॉरिटी करप्शन ऑफ द अथॉरिटी। सत्ता की निरंतरता भ्रष्टाचार की निरंतरता होती है। तो इसलिए शक्ति का विभाजन करना बहुत जरूरी है। जैसे हम लोगों के घर में, परिवार में क्या है, दादाजी के पास अधिकार, अब वो वृद्ध होने लगे, थकने लगे, तो अपने अधिकार को किसमें दे देते हैं? अपने पुत्र में, अर्थात आपके पिताजी में। फिर पिताजी से कुछ शक्ति आप में अथॉरिटी आती है। तो सबसे अच्छी बात यही होती है कि सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित मत होने दीजिए, सत्ता को बांट दीजिए। और सत्ता का बंटवारा ही सत्ता का विभाजन कहलाता है। सत्ता का विभाजन, 50 राज्यों में सत्ता है और संघ में सत्ता है। इसलिए अनिवार्य रूप से जहां संघ है वहां शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया जाता है। और अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 1 में, अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि अमेरिका में शक्ति का विभाजन किया गया है। किसके बीच? संघ और इकाइयों के बीच। और ये सब जान लीजिए, मैं वो लिखा भी रहा था थोड़ा मोड़ा, कि संघ और राज्य इकाइयों के मध्य जो शक्ति का विभाजन है उसमें अमेरिकी संविधान के आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 में स्पष्टतः शक्ति विभाजन किया गया है। और परिभाषा केवल संघ की शक्तियों की गई है कि संघ की शक्तियों के पास क्या क्या होगा। संघ की शक्तियों के पास होगा कर लगाना, कर लगाना, कर को लगाना, टैक्सेस आरोपित करना, टैक्स संघ का विषय होगा। विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी संघ का विषय होगा। सेना संघ की होगी। संचार, कम्युनिकेशन, जिसमें डाक, तार, टेलीविजन, ये सारी व्यवस्था ये संघ की होगी। और कोई नया प्रदेश, कोई विदेशी राज्य अमेरिका संघ में मिलना चाहता है तो इस पर भी निर्णय संघ की सरकार लेती है। तो ये सारे विषय संघ के हैं। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 1 में संघ की शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। और जो भी बची हुई शक्तियां हैं उसे राज्यों को, इकाइयों को प्रदान कर दिया गया है, उसे अपरिभाषित, अनडिफाइंड छोड़ दिया गया है। तो संघ की शक्तियां केवल और केवल मनी, आर्मी, करेंसी, मुद्रा, ये सब संघ के पास है। करेंसी, बैंकिंग संघ के पास है। और राज्यों के पास लॉ एंड ऑर्डर है, विधि और व्यवस्था है, पुलिस है, शिक्षा है,
सेल्फ लोकल गवर्नमेंट है, स्थानीय स्वशासन। जैसे इलाहाबाद में मेयर का चुनाव हुआ है अभी ना, उसी तरह वहां भी स्थानीय स्तर पर सरकारों का चुनाव होता है, वह राज्यों का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के घोषणा की थी कि मैं माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा। लॉ एंड ऑर्डर का विषय है, यह राज्यों का विषय है। किसी भी राज्य में कोई अशांति होती है, किसी प्रकार का डिस्टरबेंस होता है, दो समुदाय अभी महाराष्ट्र में आपस में भिड़ गए हैं, ये सब की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। अमेरिका में के संघ में भी वैसी ही स्थिति है। तो ये बातें समझ में आ गई। अब तक हम लोगों ने 3 विशेषताएं देख ली। संघ का संविधान सदैव लिखित होगा, 2 सरकारें होंगी और शक्ति का विभाजन होगा। और शक्ति विभाजन अनुच्छेद 1 अमेरिका के संविधान में किया गया है। और ये बातें आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। और शक्ति विभाजन में एक और बड़ी महत्वपूर्ण तथ्य लिखा गया है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि शक्ति विभाजन, अभी अभी मैंने कहा, सारे बच्चे समझ भी रहे होंगे, प्रियांशु हैं, संजीव हैं, सभी लोग समझ रहे हैं कि शक्ति विभाजन जब हुआ है तो अमेरिका के संघ के पास कितनी शक्ति होगी ये तो बता दिया गया है। और जो बचा हुआ है, जिसका उल्लेख नहीं किया गया है, जिसको मेंशन नहीं किया गया है, जिसको क्लेरिफाई नहीं किया गया है, वो सब राज्यों के पास होगा। स्पष्ट लिख दिया गया कि इतनी शक्ति संघ के पास, और जो बची हुई शक्तियां हैं जो अपरिभाषित हैं, ये परिभाषित शक्तियां केवल संघ के पास है। और जितनी बची हुई शक्ति होती है, अवशेष जितना रिमेनिंग पावर होता है, वो रिमेनिंग पावर जो बची हुई शक्तियां हैं वो सब राज्यों को दे दी जाती है। ये बहुत बड़ी विशेषता है संघ और राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन में। संघवाद की रिमेनिंग पावर जो दे दिया गया है वो स्टेट को दे दिया गया है। ठीक, ये आप समझ गए हैं बहुत। और ये क्यों दिया गया है इसकी थोड़ी सी बारीकी में, नहीं तो हम तेजी से पढ़ाना चाहेंगे, थोड़ी सी बारीकी ये है कि उन 50 राज्यों ने अपना त्याग किया, अपनी संप्रभुता छोड़ी, एक लार्जर संप्रभुता बनाई। तो इतना अधिकार तो उनको बनता है कि हम अमेरिका संघ के निर्माता हैं, तो इतना जो बची हुई शक्तियां हैं, संप्रभुता तो मैंने संघ को समर्पित कर दी है, अपनी संप्रभुता। हर 50 राज्यों ने अपनी अपनी संप्रभुता का परित्याग, एबेंडन कर दिया है, सबकी सॉवरेंटी का मर्जर हो गया है। तो इतना अधिकार होना चाहिए राज्यों के पास कि हम अपनी शक्तियां, जो बची हुई शक्तियां होंगी, जो केंद्र के पास, जो परिभाषा में संविधान में लिखी हुई नहीं है, वो सब राज्यों को प्राप्त होंगी। ये बात अब पूरी तरह से आप स्पष्टता के साथ समझ गए होंगे। आपके पास रिकॉर्डिंग है, बार बार सुनेंगे। और मैंने इस रिकॉर्डिंग के साथ साथ सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध कराई हैं। अंग्रेजी के 2 पीडीएफ सुंदर और हिंदी का 1 पीडीएफ जो बहुत अच्छा पीडीएफ है वो आपको भेज दिया है। और ये उसके अतिरिक्त रिकॉर्डिंग भी है और पढ़ा भी रहा हूं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट बनेगा वह है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता। जहां भी संघ है वहां संविधान सर्वोच्च होता है। जहां संघ है वहां संविधान सर्वोच्च होता है। वो सारे विद्यार्थी समझ गए होंगे, सारे मेरे छात्र छात्राएं, प्रिय छात्र छात्राएं समझ गए होंगे कि संविधान क्यों सर्वोच्च है। इसलिए कि जब भी संघ और इकाइयों में कोई विवाद होगा तो उसका समाधान सिर्फ और सिर्फ संविधान होगा, सिर्फ और सिर्फ। बिल्कुल अच्छी बात लिखी आलोक ने। संविधान के अंदर सब कुछ, संविधान के बाहर कुछ नहीं, नथिंग आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ भी नहीं। जो भी शक्ति है केवल संविधान में, संविधान ही पढ़ा जाएगा। वही सहमति और समझौते का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट, सबसे बड़ा प्रलेख है। और उसी प्र माने होता है विशिष्ट, लेख माने लेख, उसी विशिष्ट लेख अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन से ही दोनों के बीच अगर किसी प्रकार का विवाद होता है तो उस विवाद का समाधान उसी संविधान के द्वारा होता है। ये पहला हो गया कि संविधान सुप्रीम, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। दूसरी बात,
दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात, एकदम ध्यान दे लीजिए, हाँ बिल्कुल सही लिखा है अमन ने। इसके बाद जो दूसरी सबसे बड़ी बात है कि शासन के 3 अंग होते हैं, सब आप जानते हैं, सब आपको कंठस्थ है, याद है, हमने पढ़ाया है, आप समझ भी गए हैं। एजुकेटिव, लेजिस्लेटिव एंड लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी। इन तीनों की शक्तियां कहां से मिलती हैं? संविधान से ही मिलती है। इनकी शक्तियां निर्धारित हैं कि कितना पावर राष्ट्रपति को है, कितना पावर विधि निर्माण का अधिकार कांग्रेस को है, कितना वहां के न्यायपालिका को है, संघीय न्यायपालिका को हो। सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन पर निर्भर करता है। इसी प्रकार तीसरा महत्वपूर्ण चीज, संघ अपनी सारी शक्तियां कहां से ग्रहण करता है? संविधान से। और इकाइयां अपनी सारी शक्तियां शासन की कहां से ग्रहण करती हैं? और शासन की 3 शक्तियां हैं, कार्यपालिका शक्ति, विधायी शक्ति और न्यायिक शक्ति। उसी को कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका कहते हैं। उसी को एजुकेटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी कहते हैं। ये तीनों राज्यों में भी और केंद्र में भी, ये तीनों अंग संविधान से भी शक्तियां लेते हैं। सत्ता के 2 सरकारें, केंद्र की सरकारें, संघ की सरकार और इकाइयों की सरकार अपनी शक्तियां कहां से ग्रहण करती हैं? संविधान से। और जब विवाद होता है तब कॉन्स्टिट्यूशन ही देखा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन ही इंटरप्रिटेशन किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे संविधान की मंशा क्या है। तो इसलिए संविधान सर्वोच्च होता है किसी भी संघ राज्य में। और इसीलिए अमेरिका के संविधान के आर्टिकल 6 अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि यह संविधान और इसके अनुसार बनाए गए सभी विधियां तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के सारे अधिकार, राष्ट्रपति के अधिकार, जो भी प्राधिकार हैं, जिस अधिकारी को दिया गया है अथवा भविष्य में जो भी दिया जाएगा, जो भी संधि होगी, जो भी समझौता होगा, वही सर्वोच्च कानून होगा। इसलिए अनुच्छेद 6 में स्पष्ट रूप से कहा गया कि अमेरिका का संविधान ही सर्वोच्च है। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये स्पष्ट कर दिया गया। अब इतना पॉइंट्स आप देख गए। अब जल्दी से हम लोग संघ को अब समापन की ओर बढ़ते हैं और थोड़ी देर अपना बनाए रखिएगा पेशेंस, संख्या बल के साथ पेशेंस बनाए रखिएगा। एक प्रश्न एकदम सहज शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत है, उसका पीडीएफ भी है, और ये प्रश्न आपसे कहीं भी गलत नहीं होगा, यह निश्चित कर लीजिएगा, क्योंकि इसको मैंने बड़ी शिद्दत से, बड़े मेहनत से पढ़ाया है। सब एक सीक्वेंस में कि इसके कारण ये, इसके कारण ये, इसके कारण ये, उसका एक लॉजिकल पॉइंट्स ऑफ व्यू आपको बताया है। अब इतना आप जान गए, इतनी विशेषताएं कि संघ का संविधान अनिवार्य रूप से लिखित होता है। दूसरा, हम लोगों ने देख लिया कि 2 सरकारों का अस्तित्व होता है, यह भी हम लोगों ने देख लिया। 2 सरकारें, संघ की सरकार, इकाइयों की सरकार। फिर हमने देखा कि यहाँ पर शक्तियों का विभाजन पाया जाता है, ये हम लोगों ने समझ लिया। शक्ति के विभाजन के बाद यहाँ संविधान सर्वोच्च है, और जब संविधान सर्वोच्च है तो उसका कोई गार्जियन होना चाहिए, उसका कोई अभिभावक होना चाहिए जो देखे कि संविधान का किसी प्रकार से, जो फिलाडेल्फिया नगर में, मैंने बार बार कहा कि संविधान एक दिन के लिए नहीं बनता है, इन्फिनिटी एज के लिए, और देश की जनता यह कल्पना कामना करती है कि वह संविधान लॉन्ग टाइम तक बना रहे, लॉन्ग लॉन्ग एगो तक ये संविधान पहले भी रहे और भविष्य में भी बना रहे। तो संविधान चिरंजीवी हो, जीवंत हो, संविधान अमर हो। किसी भी राज्य की जनता संविधान की अमरता के, संविधान के दीर्घजीवी होने की कामना करता है। संविधान क्या हो? दीर्घजीवी हो, संविधान दीर्घजीवी हो, यह कामना सभी करते हैं। तो इसीलिए संविधान दीर्घजीवी हो, संविधान लंबे समय तक चलता रहे,
लंबे समय तक चलता रहे, संविधान लंबे समय तक चलता रहे, संविधान सदैव विद्यमान रहे, इसकी कल्पना प्रत्येक राज्य का नागरिक करता है। इसकी कल्पना कॉन्स्टिट्यूशन, लॉन्ग लाइव कॉन्स्टिट्यूशन बने, इसकी परिकल्पना प्रत्येक राज्य की जनता करती है। और प्रत्येक राज्य की जनता करती है, और संघ के संविधान का एक बड़ा विशेषता होती है, वो आगे हम बताएंगे। तो इसलिए संघ के संविधान में, जब संविधान सर्वोच्च है और संविधान से ही कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका अपनी शक्तियां ग्रहण करते हैं, तो ये समझौता है, सहमति है, इसकी व्याख्या कौन करेगा? इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करने का जो राइट दिया गया, वह दिया गया जुडिशियरी को। तो वहां पर सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशियरी पाई जाती है। और अभी आपको मैंने पढ़ाया है, और ये कक्षाओं में पढ़ाया है, संभवतः टीचमेंट पर भी होगा, मुझे याद नहीं है, कि एक शक्ति है न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। उस पर हमने आपको पीडीएफ भी भेज दिया है। यह मारवरी बनाम मेडिसिन के बाद से न्यायपालिका ने ग्रहण की, मूल संविधान में ऐसा नहीं था, और वो ग्रहण कर ली है। और ग्रहण इसीलिए कर ली है कि इंटरप्रिटेशन का पावर ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संविधान की व्याख्या करने का एकमात्र अधिकार अमेरिका के माननीय सर्वोच्च संघीय न्यायालय को है। ऑनरेबल फेडरल सुप्रीम कोर्ट ऑफ फेडरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, माननीय सर्वोच्च संघीय न्यायालय को संघ के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। व्याख्या कितना पावर राज्य को है और कितना पावर किसको है? संघ को है। जब इस तरह का कोई विवाद होगा तो उसका निपटारा कौन करेगा? आप सब जानते हैं, बड़ा आसान चीज है कि जब दो शक्तियां आपस में लड़ती हैं तो तीसरे को हस्तक्षेप करने का अवसर मिलता है। तो संघ और राज्य जब आपस में लड़ेंगे तो एक फ्री एंड फेयर जुडिशियरी होगी, जो इस संविधान को पढ़ेगी, संविधान की व्याख्या करेगी, और संविधान का केवल व्याख्या ही नहीं करेगी, इंटरप्रिटेशन, प्रोटेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वह संविधान की रक्षा भी करेगी। और अभी बच्चे लिख ही रहे थे कि जुडिशियल रिव्यू में होता क्या है, सत्यम लिख रहे हैं, बर्नवाल। जुडिशियल रिव्यू क्या है? जुडिशियल रिव्यू, अगर राष्ट्रपति, संविधान का और विधायिका कोई भी ऐसा कार्य करती है जो संविधान के मूल भाव के, संविधान के अगेंस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो जुडिशियल रिव्यू का पावर करते हुए उसे शून्य घोषित कर सकता है सर्वोच्च संघीय न्यायालय। इसलिए अनिवार्य रूप से भारत में भी वो पावर लिखित रूप से, भारत के संविधान में तो वो स्पष्ट रूप से लिख दिया गया भारत के संविधान में। अमेरिका में तो मारवरी बनाम मेडिसिन के बाद से यह अधिकार ग्रहण कर लिया माननीय सर्वोच्च संघीय न्यायालय ने, लेकिन भारत के संविधान में तो स्वयं लिख दिया गया भारत की न्यायपालिका की शक्ति जुडिशियल रिव्यू की। तो वहां पर अनिवार्य रूप से जहां भी संघ होगा वहां पर न्यायपालिका सुप्रीम होगी, जुडिशियरी सुप्रीम होगी, सुप्रीमेसी ऑफ जुडिशियरी होगी, ताकि संविधान की रक्षा हो सके, संविधान लंबे समय तक चल सके। फिलाडेल्फिया नगर में बैठ करके 50 इकाइयों ने अगर वह सहमति और समझौता किया है तो एक दिन के लिए नहीं किया है, अनंत काल के लिए किया है। और यह समझौता सदैव चलता रहे, संविधान जीवित रहे, राज्य सुरक्षित रहे, क्योंकि कोई एक सुदृढ़ संविधान ही किसी राज्य को बांधे रख सकता है। एक महत्वपूर्ण संविधान एक तरह की रस्सी है, एक तरह की जंजीर है जो पूरे राज्य को अपने में बांधे रखती है। और एक जैसे माला का धागा माले का स्वरूप है, इसी तरह उस धागा है संविधान
जो उस राज्य को एकता के सूत्र में बांधता है। जैसे माला है और माले का धागा पूरे माले के स्वरूप को निर्धारित करके उसे सुंदर बनाता है, इसीलिए कोई संविधान ही किसी राज्य को सुरक्षा देता है, संगठन को मजबूत करता है। वह राज्य शक्तिशाली और यशस्वी होता है जिस देश का संविधान सुदृढ़ होता है। इसीलिए भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर ने कहा, बाबा साहेब ने कहा कि अगर भारत का संविधान कहीं विफल होता है, विफल दिखाई देता है, तो ये संविधान का दोष नहीं है, आचरण करने वाले, इसे लागू करने वाले, इसका अनुपालन करने वाले लोगों का दोष है। यह संविधान उत्कृष्ट है, एक्सीलेंट कॉन्स्टिट्यूशन है। और यही बात न्यायपालिका के संदर्भ में अमेरिका के भी विषय में है। तो आप इस पॉइंट्स को समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी पॉइंट है उसकी संख्या आप निर्धारित करते रहिए। वहां पर ड्वेल सिटीजनशिप होता है, जहां संघ होता है वहां दोहरी नागरिकता होती है, ड्वेल सिटीजनशिप। अब ये बड़ा आसान है, आप बहुत समझ गए हैं। राज्यों ने अपना अस्तित्व समाप्त किया, अपनी संप्रभुता छोड़ी, वो अलग फ्री एंड फेयर एकदम सावरेन और फ्रीडम स्टेट थे, उनकी स्वतंत्र और संप्रभु राज्य थे। लेकिन उन्होंने अपनी स्वतंत्रता खोई, लेकिन अपनी पहचान समाप्त नहीं की। फिलाडेल्फिया राज्य है, तो फिलाडेल्फिया ने कहा कि पहली नागरिकता हमारी है, फिलाडेल्फिया की है, और जो संघ की नागरिकता है वो हम लोगों ने मिलके बनाई है, वह आर्टिफिशियल है। लेकिन जो मेरी नागरिकता है वो ओरिजिनल नागरिकता है, वह ओरिजिनल सिटीजनशिप है, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए जो संघ की नागरिकता होती है, जहां भी संघ है, दो नागरिकता होती है। एक इकाइयों की नागरिकता जो पहले से ही विद्यमान थी वह फर्स्ट हो जाती है, और दूसरी जो आर्टिफिशियल, जो कृत्रिम नागरिकता होती है, वो संघ मिलकर के सबने बनाया है। और हम कृत्रिम शब्द इसलिए उपयोग कर दे रहे हैं कि उसको इकाइयों ने मिलकर बनाया है, लेकिन हम लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे कि वहां पर अनिवार्य रूप से दोहरी नागरिकता पाई जाती है। दोहरी नागरिकता इसलिए पाई जाती है कि वहां पर इकाइयों ने मिलकर संघ को बनाया, तो इकाइयों ने अपने अस्तित्व का समापन नहीं किया, अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन को का डिमोलिश नहीं किया, और अपने अस्तित्व को बचाए रखा, बनाए रखा। इसलिए किसी भी संघ में, किसी भी फेडरल स्टेट में दो तरह की नागरिकता होती है, एक संघ की नागरिकता और एक इकाइयों की नागरिकता। अब इसको तो आप बहुत अच्छे, प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता और द्वितीय उस राज्य की नागरिकता जिसमें वह निवास करता है। तो ये दो नागरिकता का सिद्धांत हो गया। और नेक्स्ट जो विशेषता है कि किसी भी संघीय राज्य में, भारत में भी दो सदन होते हैं, बाई क्रिमिनल हाउस होते हैं। दो, बाई क्रिमिनल माने टू हाउसेज होता ही है। द्विसदनीय व्यवस्थापिका को अंग्रेजी में बाई क्रिमिनल कहते हैं, बाई क्रिमिनल कहते हैं। तो वहां पर एक सीनेट है जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, बाई कैमरल, और दूसरा जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है वो पूरे अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है। पूरे अमेरिका राज्य को जनसंख्या के आधार पर एक एक क्षेत्र में, एक एक एरिया में, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंट एरिया में, निर्वाचन क्षेत्र में उसे परिवर्तित कर दिया गया है। तो बाई कैमरल वहां पर लेजिस्लेटिव सिस्टम होता है, दो तरह की वहां पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका होती है। सीनेट एक उच्च सदन जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, और निम्न सदन पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। यह संघ की विशेषता है, क्योंकि और संघ की विशेषता के कारण ही सीनेटेरियल कटसी, सीनेट को अप्रूवल देने की शक्ति, ये सब संघवाद के कारण ही
अस्तित्व में आया है। संघवाद के कारण ही इसका स्वरूप निर्धारित हुआ है। तो संघीय व्यवस्था में आराम से आपने समझ लिया कि वहां 2 सदन होते हैं और लास्ट है कि राज्यों को अनुच्छेद, अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 4 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्यों को डिमॉलिश नहीं किया जा सकता। उनकी जो प्रादेशिक अखंडता है उसको समाप्त नहीं किया। बहुत सरल भाषा में, अगर आराकानसास है, अगर फिलाडेल्फिया है, पेंसिल्वेनिया है, कोई भी राज्य जो उस स्वरूप में था जब वह सॉवरेन था और उसकी फ्रीडम थी, उसकी लिबर्टी थी, वह उसकी अपनी लिबर्टी थी और अपना फ्रीडम था और अपनी सॉवरेंटी थी, उस प्रादेशिक अखंडता को कभी भी राज्य का जो क्षेत्राधिकार है, जो टेरिटरी है, जो उसके पावर्स हैं जो संविधान में दिए गए हैं, उसमें उसका जो एरिया है, जो जुरिडिक्शन है, जो क्षेत्र है, जो प्रशासन करने का अधिकार है, उस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। अर्थात राज्यों की इकाइयों की प्रादेशिक अखंडता सदैव बनी रहेगी। जो इनका टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द यूनिट्स हैं शुड ऑलवेज बी मेंटेन्ड। उनकी प्रादेशिक अखंडता में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। और अंत में आप लिखेंगे, कंक्लूजन में आप लिखेंगे, फिर पैराग्राफ चेंज कर करके आप कंक्लूड नाउ करेंगे। उसका शीर्षक देने की आवश्यकता नहीं है। आप जैसे ही पैरा चेंज कर देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि अब यह छात्र अपने निष्कर्ष को, अपना मत देना चाहता है। तो अब आप लिखेंगे कि अमेरिका एक आदर्श संघ है क्योंकि इसने इकाइयों से मिलकर के अमेरिका का निर्माण किया है और इसमें यह लिखित संविधान है। यहाँ पर शक्ति का विभाजन पाया जाता है, 2 सरकारों का समान अस्तित्व है, 2 गवर्नमेंट की एग्जिस्टिंग पोजीशन है, वहां न्याय संविधान की सर्वोच्चता है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, दोहरी नागरिकता पाई जाती है, यहाँ पर 2 सदनी व्यवस्थापिका है, इसलिए अमेरिका की प्रशासनिक व्यवस्था संघीय है। ये आपका एक शानदार निष्कर्ष हो जाएगा। और इस प्रकार यह आज की क्लास आपकी संपन्न होती है और एक पूरा प्रश्न आपका संपन्न होता है। इसे आप लिख लेंगे। आपके पास पीडीएफ भी है, उस पीडीएफ